ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे ज्योग्राफी एनसीईआरटी के पहले वाले चैप्टर में ही आपको मिलेगा जब हम इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो बिग बैंग थ्योरी है ना, ये क्या मीन करता है, इसका मीनिंग है इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, पहले आप ये चीज समझो। अब हम जानते हैं थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी बेसिकली है क्या। तो ये माना जाता है कि आज से कई बिलियन साल पहले द एंटायर वर्ल्ड वाज नथिंग बट जस्ट अ टाइनी ड्रॉप, एक टाइनी ड्रॉप था। और ये इतना डेंस, अब आप देखो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, क्योंकि ये बहुत छोटा है। अब देखो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर किसी भी चीज की वॉल्यूम अगर जीरो है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई जीरो, दैट इज इनफाइनाइट। यानी इनकी डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट होगी। यानी ये जो हमारा छोटा सा पॉइंट है ये इनफाइनाइट डेंस है। इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के चलते अलग अलग पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल गए, जिसे कि हम बिग बैंग से जानते हैं। और ये बिग बैंग जो है ये बहुत बार बताता है कि ये वो पॉइंट है जब हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था। और ये जो मूवमेंट है ना अवे, ये आज भी हो रहा है। ये हमको पता चला है कि जो गैलेक्सीज हैं, द गैलेक्सीज, वो आज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चला है, बाय अ फेनोमेना नोन एज रेड शिफ्ट। इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है, स्टीफन हॉकिंग्स की एक बुक है, ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वहां पे उन्होंने इसके बारे में डीपली डील किया है। क्लियर। अब देखो, आप ओरिजिन ऑफ हिमालयस के बारे में बिग बैंग थ्योरी नहीं है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ हिमालयस जो है ना, इसके बारे में हमें पता चलता है थ्रू प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, अब देखो इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज के बारे में हमको पता चलता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दिया है, हेनरी हेस ने। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो एक इंडिविजुअल थ्योरी ही है। ये बताती है कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में दूर जा रहे हैं। और ये एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनिवर्स। क्लियर, आगे बढ़िए। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, देखो जैसे स्टार के ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो हमको स्टार के कलर से क्या पता चलता है, क्या हमको पता चलेगा वो सन से कितना दूर है, अर्थ से कितना दूर है। हाँ, लाइटनिंग एंड ग्लो इज एन ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे आंसर है हमारा टेम्परेचर। क्योंकि जो कलर ऑफ द स्टार है उसका जो टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से उसका कलर डिपेंड करेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान के चलो अगर स्टार का जो टेम्परेचर है वो 3500 केल्विन से 2000 केल्विन के बीच लाई कर रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा हमारा स्टार जो है वो रेड इन कलर है। ठीक है, वही मान के चलो अगर स्टार में 7500 से लेके अप्रोक्सीमेटली 6000 केल्विन का अगर रेंज लाई कर रहा है, तो हमें ये पता चलेगा कि वो स्टार हमारा व्हाइट इन कलर है। देयरफॉर द कलर ऑफ स्टार इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इट्स टेम्परेचर। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आप, a black hole is a body in space which does not allow any radiation to come out. This property is due to, ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ब्लैक होल के बारे में समझो। देखो ब्लैक होल जो है ना, ये वो डेंस मटेरियल है। ब्लैक होल इज अ वेरी डेंस मटेरियल which does not reacts with electromagnetic radiation, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक हमारा लाइट वेव भी है। तो लाइट वेव जब डार्क मैटर या फिर ब्लैक होल के अंदर जाता है तो ये उसको ना अब्सॉर्ब करता है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है। देयरफॉर हमको ऐसा लगता है कि अगर वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो दैट एरिया इज ब्लैक और डार्क, इसलिए हम उसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लैक होल की प्रॉपर्टी क्यों है, देखो मैंने स्टार्ट किससे किया था, डेंस मटेरियल से। ये बहुत डेंस एरिया होता है, देयरफॉर ड्यू टू वेरी हाई डेंसिटी हमें ऐसा लगता है कि ये ब्लैक इन कलर है। और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप से भी आप इसको देख नहीं पाओगे। व्हाट द पॉइंट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, तो इनमें से कौन से एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो हमारे पास ऑप्शन है ब्लैक होल, क्वासार, पल्सार। या छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको बताता हूं, पहले जानो कि पल्सार क्या है। ठीक है, पल्सार एक सेलेशियल बॉडी है जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे रेडियो वेव्स के पल्स को एमिट करता है, रेडियो वेव्स के पल्स को एमिट करता है। सो दिस इज अ सेलेशियल बॉडी एंड इंडीड एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब आप जानो कि ये क्वासार क्या होता है। क्वासार एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी ल्यूमिनोसिटी बहुत हाई होती है। ल्यूमिनोसिटी मींस कि वो बहुत तेज चमकता है। ठीक है, और ये हमको बहुत बार क्या पता चलता है कि गैलेक्सीज के सेंटर पे स्टेशन है क्वासार। ब्लैक होल के बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया ही है। हाँ, ब्रिटल स्टार जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द आंसर।
तो ब्रिटल स्टार्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली एकिनोडर्म्स, ये टर्म याद रखो, दे आर बेसिकली एकिनोडर्म्स इन द क्लास ओयूफिरिडा क्लोजली रिलेटेड टू स्टारफिश। तो ये स्टारफिश से रिलेटेड है, ये कोई स्टार कोई सेलेशियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्टारफिश यानी कि एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। क्लियर? आगे देखो आप। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द स्टार्स सीम टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन बाय एन ऑब्जर्वर ही इज लोकेटेड ऑन द। तो पहले आप ये जानो कि होराइजन क्या हो। ठीक है, तो देखो सबसे इसका जो सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है कि जहां पे अर्थ और स्काई आके मीट करते हैं उसे हम कहते हैं होराइजन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन की वर्डिंग्स को देखो। अगर हमें लग रहा है कि कोई स्टार जो है वो होराइजन से परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेट लाइन में राइज कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होगा? ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है ही विल बी लोकेटेड इन द इक्वेटर। इसके पीछे का रीजन ये है कि स्टार मूव्स पैरेलल, स्टार जो है ये पैरेलली मूव करते हैं, स्टार जो है दीस मूव्स पैरेलल टू इक्वेटर अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये इसका सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, इसके और ज्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, आप इसको एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन ही ट्रीट करो एंड मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, who first propounded that the sun is at the center of our solar system and the earth revolves around it? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ये और भी किसी कॉन्टेक्स्ट में काम आ सकता है, नॉट टू वरी। यहाँ देखो आप, पहले हम लोग जिस थ्योरी को मानते थे ना, दैट वाज नोन एज द जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, और जियोसेंट्रिक थ्योरी का मानना ये था, देखो नाम से ही क्लियर है, जियो मीन्स अर्थ एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर, यानी कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये है हमारा अर्थ, एंड सन एंड ऑल द प्लैनेट्स फॉर एग्जांपल वीनस मार्स ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसके बाद में इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव किया गया और एक दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो मीन्स सन, सेंट्रिक मीन्स एट द सेंटर, जिसने बताया कि सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, तो जो पहले पर्सन थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, ही वाज कोपरनिकस नॉट गैलीलियो। गैलीलियो ने कोपरनिकस के बाद इस थ्योरी को बाद में अपना आगे बढ़ाया, एंड गैलीलियो वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड फॉर दिस थ्योरी ऑफ हिज, क्योंकि ये क्या था ना, ये उस टाइम के जो डोमिनेंट चर्च की जो मान्यता थी उसके विरुद्ध गए थे। क्लियर है? अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताऊं, टाइम स्केल बताऊं, तो 1514 में कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आओ। एक और चीज याद कर लो, अगर आप इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे तो इंडिया के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उनका नाम था वराह मिहिर, वराह मिहिर। इन्होंने भी कुछ ऐसी ही थ्योरी दी थी सम 1000 years बिफोर द कॉपरनिकस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6th century एडी में इंडिया के एस्ट्रोलॉजर्स ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन है, सोलर इक्लिप्स अचीव्स टोटलिटी ओनली इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन बिकॉज। देखो सोलर इक्लिप्स, चलो पहले मैं आपको बताता हूँ सोलर इक्लिप्स होता क्या है। ये समझ लो कि जब भी मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाए, ये है अर्थ, मान के चलो अर्थ का ये साइज है। क्लियर? और मान के चलो ये है सन, सन को मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, ये हो गया हमारा सन, और बीच में मून, मून तो बहुत छोटा है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। इसमें होता क्या है ना, ये जो मून का शेडो है ये अर्थ को पूरा ढक लेता है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड जोन्स में ही एप्लीकेबल है। क्वेश्चन है व्हाई, ये क्यों है? इसके पीछे का रीजन ये है, द साइज ऑफ द शेडो ऑफ द मून ऑन अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। देखो मान के चलो अगर सन का जो लाइट है उसके चलते मून का रिफ्लेक्शन अर्थ पे पड़ रहा है, तो मून जो है ये स्मॉलर इन साइज है, तो अर्थ का सिर्फ यही वाला एरिया को ये ढक पाएंगे, बाकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये अनएक्सपोज रहेगा। Therefore, there is only limited geographical reach of solar eclipse. Clear? आगे बढ़िए। सन हेलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन। सन का जो हेलो है ना, यानी देखो ये सन है, इसके आसपास हमको ब्राइट स्पॉट्स मिलते हैं, ब्राइट रीजन्स मिलते हैं। ये किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द आइस क्रिस्टल्स इन द सिरस क्लाउड। जो सिरस टाइप ऑफ क्लाउड है उसमें जो आइस क्रिस्टल्स है, जब उसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उसके चलते सन का हेलो क्रिएट होता है। Therefore, the answer to this question is option number D. क्लियर? आगे बढ़िए। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन, यानी यहां आपसे ये पूछा जा रहा है, देखो ये है सन,
हमको पता है कि जो अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो एलिप्स का क्या है ना कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में अर्थ जो है ये सन के सबसे सामने होगा, और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो अर्थ है वो सबसे दूर होगा। यहां पूछ रहा है कि अर्थ जो है वो सन से नियरेस्ट कब होता है, तो दैट डेट इज 3rd of January। क्लियर? यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड अर्थ, दिस इज ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। और ये जनरली 3rd of January के आसपास आता है। वहीं ऑपोजिट में जब अर्थ जो है सबसे ज्यादा दूर होता है सन से, उस टाइम को हम कहते हैं एपीहेलियन, एपीहेलियन। और ये जो है ये हमारा आता है अप्रोक्सीमेटली ऑन 4th of July। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लैनेट इज विदाउट सैटेलाइट? यहां पे सैटेलाइट का मतलब है विदाउट नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है? तो आपको पता होगा कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट जो है दैट इज मून। सिमिलरली जुपिटर में भी बहुत सारे मून है, सैटर्न में भी बहुत सारे मून है। तो इनमें से देखो सबसे पहले एलिमिनेट करो। अर्थ तो यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो गया सबसे पहले, क्योंकि अर्थ का तो नेचुरल सैटेलाइट मून है ही। उसके बाद में और क्या क्या एलिमिनेट कर लोगे? देखो मरकरी एंड मार्स, मार्स के भी अपने मून्स हैं, मार्स के भी अपने मून्स हैं। सो द ओनली आंसर इज मरकरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट्स व्हिच हैव नो नेचुरल सैटेलाइट। क्लियर? अर्थ के पास एक मून है। सिमिलरली अगर आप मार्स की बात करो, मार्स के पास दो मून है। जुपिटर के पास, जुपिटर इज अ जाइजेंटिक प्लैनेट, इसके पास में 79 मून्स है। लेकिन सैटर्न, द प्लैनेट विथ रिंग्स, हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स एसोसिएटेड विथ इट, दैट इज 82। क्लियर? तो इससे आपको एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मिला कि विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? आंसर इज सैटर्न। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ मॉर्निंग स्टार? तो मॉर्निंग स्टार इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि बहुत बार अगर आप एट द टाइम ऑफ डॉन अगर आप नाइट स्काई को वॉच करोगे ना, तो वहां पे आपको एक छोटा सा स्टार देखने के लिए मिलेगा, बट दैट इज एक्चुअली नॉट अ स्टार, दैट इज अ प्लैनेट। और वो प्लैनेट है वीनस। वीनस को बहुत बार हम अर्थ की सिस्टर भी कहते हैं, अर्थ सिस्टर भी बोलते हैं, या ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि ये बहुत मामले में सेम है, इनका मास साइज अप्रोक्सीमेटली सेम, और ये विजिबल भी है। इसका आंसर है वीनस। क्लियर? आगे बढ़े। देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल? देखो, स्फेरिकल बोलना कुछ हद तक सही नहीं होगा। अर्थ का जो शेप है ना, ज्योग्राफिकली वो एक जियोइड शेप है, और जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ लाइक। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बोलोगे तो दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये एक्चुअल शेप है। अब ऑब्लेट का मतलब ये है कि वो सेंटर पे थोड़ा सा हमारा बल्ज्ड है, और पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, यानी दबा हुआ है। क्लियर है? अब इनमें से किसने बोला था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है? अर्लियर क्या माना जाता था कि अर्थ इज फ्लैट। उसके पीछे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि अर्थ फ्लैट है। और बाद में हमको और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट मिले, जैसे कि एक्लिप्स के थ्रू पता चला। उसके बाद में जो मास्ट होता है उसे में पता चला कि जब कोई शिप अगर आ रही है शोर की तरफ, तो पहले उसका ऊपर वाला पार्ट दिखता है, बाद में पूरा शिप विजिबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किन्होंने सबसे पहले इस पर्टिकुलर थ्योरी को बोला था कि द अर्थ इज स्फेरिकल? तो दिस वाज टोल्ड बाय एरिस्टोटल। यस, द वेरी सेम फिलोसफर एरिस्टोटल। ठीक है? एक ग्रीस फिलोसफर थे। 384 बीसी से 332 बीसी में ये प्रोमिनेंट थे। तो इनकी एक बुक है ऑन द हेवेंस, जिसमें इन्होंने बोला था कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है। तो इन्होंने ये ग्रीक में लिखा था, और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय J.L. स्टॉक। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बाद में हमको इससे करेक्ट स्टेटमेंट डिराइव करना है। स्टेटमेंट एट द नॉर्दर एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। 45 डिग्री लैटिट्यूड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इक्वेटर। चलो थर्ड देखो, देयर इज पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस, द अर्थ स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज फास्टर इन द एपिहेलियन पोजीशन। चलो हम लोग इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द नॉर्दर्न एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। यही बिल्कुल, नॉर्दर्न एंड को नॉर्थ पोल बोलते हैं, सदर्न एंड को साउथ पोल बोलते हैं। तो चलो ऑप्शन नंबर 1 तो क्लियर है, यानी ये दो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़े। देखो 45 डिग्री लैटिट्यूड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर। देखो
लेंथ ऑफ द 45 डिग्री पैरेलल लाइन, पहले देखो लैटिट्यूड क्या होता है, मान के चलो ये अर्थ है और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इससे जो पैरेलल लाइंस पास करती हैं, ये जो पैरेलल लाइंस है इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, और इस तरह जो लाइंस पास करते हैं नॉर्थ से साउथ पोल में इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड। अगर मैं कंप्यूट करूं तो 45 डिग्री जो पैरेलल लाइन है उसका जो लेंथ है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 28343 किलोमीटर, क्लियर है। और जो इक्वेटर का लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेटली 40090 किलोमीटर, ठीक है। देयरफॉर 45 डिग्री पैरेलल इज नॉट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर का हाफ नहीं है, देयरफॉर दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्लियर है। आगे देखो आप, देयर इज पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस, बिल्कुल पैरेललिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस का क्या है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो अपने प्रीवियस पोजीशन से पैरेलल रहता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। द अर्थ स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज फास्टर इन द एपीहीलियन पोजीशन। अब देखो हमने अर्लियर क्या जाना था, एपीहीलियन पोजीशन क्या होता है, जब अर्थ जो है वो सन से फारदेस्ट है, अगर वो फारदेस्ट है तो उसका स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन फास्टर होगा या फिर स्लोअर होगा, स्लोअर होगा ना, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 and 3 ओनली, डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे बढ़े चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेशल पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। चलो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां बोला जा रहा है कि वन स्पेशल पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे मान के चलो सिटी दिल्ली, its temperature at noon 12 o'clock will be higher in summer in comparison to winter because, ये बोलना जा रहा है कि नून में एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास में कोई भी अर्थ का एक पॉइंट ले लो आप, वहां पे नून में जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग द समर इट विल बी हायर देन इन विंटर। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि ड्यूरिंग द विंटर द सन रेज विच फॉल ऑन द अर्थ बेंड मोर टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन कंपैरिजन टू द समर। यानी कि जब विंटर में क्या होता है, सन के स्लैंटिंग रेडिएशंस जो हैं ये उस पॉइंट को टच करते हैं, देयरफॉर जो इंसोलेशन का इंटेंसिटी है दिस रिड्यूसेस, और इंसोलेशन का अगर इंटेंसिटी रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे गर्मी कम पड़ेगी, सो द टेम्परेचर विल बी लेस, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो आप, if the distance between the sun and the earth is reduced by quarter, यानी कि अगर आप टू नहीं यहाँ बाय है, चलो यानी आप अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को 1/4 से रिड्यूस कर दो, then the probability of which one will increase। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जान लो, अगर चलो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ये हमारा सन है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, और ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सिचुएशन 1 है, और अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, ये अर्थ हो गया और ये डिस्टेंस 2 हो गया, ठीक है। अब अर्थ को ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अगर 1 ईयर लगता है, तो जो अर्थ हमारा इस पॉइंट पे है तो इसको छोटे रेडियस को अपना करना है, छोटे रेडियस के अक्रॉस घूमना है तो इसको कम टाइम लगेगा, देयरफॉर जब हम इसके डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं सो द ड्यूरेशन ऑफ आवर ईयर विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि टाइम टेकन टू रिवॉल्व इन अ स्मॉलर रेडियस, एक स्मॉलर रेडियस में कम टाइम लगेगा और कम टाइम के वजह से ईयर हमारा कम हो जाएगा। अर्थ वुड फॉल इनटू द सन, नहीं, अर्थ शैल बी बर्न, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तो देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा हमारा द ड्यूरेशन ऑफ आवर ईयर विल बी इंक्रीज्ड, ओके। अगले में आओ, फिर से वेरी लेंथी क्वेश्चन, consider the following, rotation is called the annual motion of earth and revolution is called the daily motion of earth। नहीं, इन्होंने जस्ट उल्टा बोल दिया है, रोटेशन जो है वो होता है बेसिकली डेली मोशन ऑफ अर्थ और रिवॉल्यूशन होता है हमारा एनुअल मोशन ऑफ अर्थ, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, जहां जहां 1 है वहां एलिमिनेट कर दो। तो 2 and 3 आपको पता चल गया कि 2 तो हमारा करेक्ट है, थर्ड पे आ जाओ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। नहीं, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे इनकरेक्ट है मैं बताता हूं, देखो मान के चलो हमारा ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ जो है ये ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री बनाता है, ठीक है, ये ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री बनाता है, क्लियर, और उसके परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री बनाता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, देयरफॉर ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब एक बार ऑप्शन 2 को भी देख लो, द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है।
ये अगर हमारा अर्थ है और ये अगर डे है, ये अगर नाइट है, इस लाइन को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े। चलो फिर से एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड मार्स। चलो ठीक है। सिरिस इज द लार्जेस्ट डिस्कवर एस्ट्रॉइड इन द सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉइड ऑल्सो मूव अराउंड द सन। सबसे पहला, अर्थ और मार्स के बीच में नहीं मिलता है, बल्कि मार्स और जुपिटर के बीच में हमको एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। पहला तो ये है। दूसरा, सिरिस इज द लार्जेस्ट डिस्कवर्ड एस्ट्रॉइड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट डिस्कवर्ड एस्ट्रॉइड है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड, ये एस्ट्रॉइड भी सन के आसपास में रिवॉल्व करता है, जैसे कि सोलर सिस्टम में बाकी सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आए। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज मैक्सिमम व्हेन द मून इज इन। इसके लिए आंसर है अपोजी। ठीक है। अपोजी क्या है? अपोजी जो है ना, ये अर्थ और मून के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं पेरिजी। तो पेरिजी क्या है? नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है। उसी तरीके से हमने अभी प्रीवियसली एपीहेलियन और पेरीहेलियन भी डिस्कस किया था। क्लियर?